हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको आनुवंशिकी यानी मेंडल के नियम और मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया, बोर्ड एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए हम इस टॉपिक को लिया है, जो कि बहुत बहुत अति महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज हम समझते हैं सबसे पहले कि आनुवंशिकी क्या है। तो दोस्तों, आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे आनुवंशिकी क्या है। तो ये जीव विज्ञान की शाखा है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पीढ़ियों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी के अंतर्गत आता है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के पिता या आधुनिक आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि कहां के थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, है ना। तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 विपर्यासी लक्षणों, है ना, कितने, मटर के पौधे पर 7 विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया था और इन्होंने अपने 3 नियम बताए थे। कितने दोस्तों, 3 नियम बताए थे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि परागण क्या होता है और परागण कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों, परागण यानी कि पुरुष और मादा, पुष्प में 2 भाग होते हैं, पुरुष और मादा भाग। तो यहां पे जो पराग कोषों से जो परागकण निकल करके और पुष्प के वर्तकाग्र पर गिर जाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। लेकिन परागण कितने माध्यम से होता है, तो ये दोस्तों 2 माध्यम से होता है। एक हमारा प्राकृतिक परागण और दूसरा कृत्रिम परागण। ठीक है दोस्तों, एक प्राकृतिक परागण और दूसरा कृत्रिम परागण। अब प्राकृतिक परागण भी दोस्तों यहां पर 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और दूसरा है हमारा परपरागण। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मेंडल ने मटर के पौधे पर कौन सा परागण किया था, कृत्रिम परागण। इन्होंने पराग कोषों से किसी माध्यम से, चिमटी के माध्यम से पराग कणों को निकाल करके और अपने हिसाब से परागण कराया था। तो दोस्तों, इन्होंने इसके आधार पर 3 नियम दिए थे। 3 नियम दिए थे। सबसे पहला इनका नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो दोस्तों, इन्होंने यहां पे जो लंबे पौधे थे उनको कैपिटल टी से दर्शाया और जो छोटे पौधे थे, यानी कि हम कह सकते हैं बौने पौधे, इनको इन्होंने स्मॉल टी से दर्शाया था। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले प्रभाविता के नियम में जिनको F1 पीढ़ी से दर्शाया गया, तो F1 पीढ़ी में इन्होंने कुछ 2 प्रकार के पौधे लेते हैं। यहां पे एक तो लंबा, शुद्ध लंबा पौधा लेते हैं जिसको इन्होंने कैपिटल टी से दर्शाया, और शुद्ध बौने पौधे लिए जिनको स्मॉल टी से दर्शाया। तो दोस्तों, यहां पे इनके मध्य जब संकरण कराया गया तो यहां यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। यहां पर भी इनको कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यानी कि यहां F1 पीढ़ी में इनको सभी जो पौधे मिले, यानी कि ना तो वो पूरी तरह से शुद्ध पौधे थे और ना ही पूरी तरह से अशुद्ध थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ना तो पूरी तरह से वो बौने वाले लक्षणों में प्रदर्शित थे और ना ही लंबे वाले पौधे थे। तो यहां पे दोनों लक्षण विकसित होते हैं। यहां पे यानी कि अशुद्ध लंबे पौधे कहे जाएंगे दोस्तों। क्या कहे जाएंगे, अशुद्ध लंबे पौधे। तो यहां पे F1 पीढ़ी में इनको सभी पौधे कैसे मिले, अशुद्ध लंबे पौधे। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा समझेंगे पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है, तो दूसरा जो है हमारा पृथक्करण का नियम, इसमें इन्होंने F2 पीढ़ी के द्वारा दर्शाया गया, जिसमें जो यहां पे टी पौधे यानी कि यहां अशुद्ध लंबे पौधे लिए और इनके मध्य संकरण कराया। इसके जब संकरण कराया गया तो यहां पे हमें कैपिटल टी मिला, इसका इससे कराया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। ऐसे ही दोस्तों, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल और स्मॉल टी मिलेंगे, और यहां पे इसका इससे कराया जाएगा तो दोनों स्मॉल टी मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि जो कैपिटल टी है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे हुए, और यहां पे आपका कैपिटल है और एक स्मॉल है तो यहां अशुद्ध और लंबे पौधे होंगे, यानी कि दोनों के लक्षण विकसित हुए।
जो लंबा पौधा है उसके भी विकसित हुए और जो बौना पौधा है उसके भी विकसित हुए। अब यहां पे ये बौना पौधा मिला, तो दोस्तों यह F2 पीढ़ी में इनको जो अनुपात मिला, एक शुद्ध लंबा पौधा मिला, दो अशुद्ध लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला। तो दोस्तों यहां पे इनको 1:2:1 में F2 पीढ़ी में अनुपात इनको मिला।